आप सभी का स्वागत करता हूं इस एक वंडरफुल सेशन के लिए, जिसमें हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और शेयर बाजार में कैसा पैसे बनाया जा सकता है। तो इस सेशन को लीड करेंगे मिस्टर अमित पालीवाल, जो मार्केट के एक्सपर्ट हैं, शेयर मार्केट के म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट हैं। अमित जी, यस सर। नाउ इट्स ओवर टू यू। ओके, मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सर, फिर शुरू करते हैं। ओके। आर्यन जी, स्क्रीन आ गई? यस सर, आपकी स्क्रीन शो कर रही है। ठीक है, मुझे छोड़ के सबको म्यूट कर दीजिए। ओके सर। वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैसा कमाने की, बचाने की और अमीर बनने की। हम बात करेंगे नौकरी करते करते, बिजनेस करते करते एक सेकंड इनकम जनरेट करने की। हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म सेविंग की, कि 2 साल 3 साल के लिए पैसा डालना हो या फैमिली में अगले 6-8 महीने में कोई बड़ा खर्चा आ रहा हो, तो उसके लिए कहां सेविंग करें जहां कोई लॉक इन ना हो, 18 महीने बाद भी पैसा चाहिए तो हम निकलवा सकें। दोस्तों, हम बात करेंगे शेयर बाजार की, सेंसेक्स और निफ्टी की, जो आज लाइफ टाइम हाई पर है और उम्मीद है अगले 5 साल में सेंसेक्स शायद 1 लाख और निफ्टी शायद 35,000 हो जाए। हम बात करेंगे 1 तोला सोने की, जो आम आदमी के घर के खर्चे के बराबर था, है और रहेगा। हाँ दोस्तों, 1 तोला सोना और आपका बटुआ कैसे कोरिलेट करेगा। हम बात करेंगे रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग की, ताकि जब मेरे बच्चे बड़े हो, उनका शादी ब्याह हो, या जब मैं बुजुर्ग होकर रिटायर हो जाऊं, उससे पहले 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जैसी बड़ी रकम हम कैसे जोड़ें। और LIC का IPO, जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका IPO आने वाला है, हम उसका फायदा कैसे उठाएं। तो दोस्तों, मैं अमित पालीवाल आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर बाजार की, क्योंकि दोस्तों शेयर बाजार में पैसा बनता है, सबका नहीं बनता, कुछ लोगों का बनता है। और जिन लोगों का पैसा बनता है वो बाकी दुनिया का नुकसान होता है। तो हम शेयर बाजार से कैसे बात करें, कैसे कमाएं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये समझने के लिए, शेयर बाजार को समझने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि काम धंधा कारोबार क्या होता है, आप क्या करते हैं, किस बिजनेस में हैं, किस प्रोफेशन में हैं, आपके साथी दुनिया क्या करती है, क्या काम धंधा करते हैं। जो भी आप काम चलते करते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, बिजनेस करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, नौकरी करते हैं, दोस्तों इस पूरी दुनिया में केवल 4 ही तरह के बिजनेस या प्रोफेशन होते हैं जिन्हें कैटेगराइज किया गया है। हम सब उन्हीं 4 हिस्सों के अंदर ही घूमते हैं, कोई इन 4 शब्दों के बाहर नहीं है। पहला शब्द होता है एम्प्लॉयमेंट, यानी नौकरी। हम लोग नौकरी करते हैं, हमें सैलरी मिलती है, और नौकरी में जो सैलरी मिलती है वो आपके टैलेंट और काम करने के घंटों के हिसाब से बनती है। एक और प्रोफेशन होता है जिसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, माने वो लोग जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वकील है, डॉक्टर है, इन्हें काम करने के घंटे के पैसे इनके टैलेंट के हिसाब से मिलते हैं। अभी आप बोलेंगे कि मैं बात तो कर रहा था शेयर बाजार की और अभी मैं नौकरी और बिजनेस पे आ गया। दोस्तों, शेयर बाजार को समझना है, शेयर बाजार के बेसिक में घुसना है, तो आपको यह समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम सुनते आए हैं कि नौकरी में तो दाल रोटी चलती है, प्रॉफिट तो बिजनेसमैन कमाता है। जी हां दोस्तों, प्रॉफिट बिजनेसमैन कमाता है। कैसे कमाता है, हम आज वही करेंगे। नौकरी करते करते एक ऐसा बिजनेस खड़ा कर देंगे जो लाखों करोड़ों पैदा करे। दोस्तों, तीसरी कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन होती है बिजनेसमैन। ये वो व्यक्ति होता है जो एम्प्लॉय को सैलरी पे रखता है और अपना काम कराता है। अब क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय की कोई लिमिट नहीं है, एम्प्लॉय 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, और बिजनेसमैन नंबर ऑफ एम्प्लॉय के हिसाब से अपना प्रॉफिट बनाता, चुगना, 5 गुना, 100 गुना, 1000 गुना करता चला जाता है। लेकिन बिजनेसमैन को भी दोस्तों काम करना पड़ता है, टीम के साथ लगना पड़ता है। एक और कैटेगरी ऑफ प्रोफेशन है जो कोई काम नहीं करता, वो केवल पैसा देता है और बाहर से बैठ के देखता है। दोस्तों, वो व्यक्ति होता है इन्वेस्टर,
शेयर होल्डर, साहूकार, बैंकर, माने वो आदमी जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा देता है, वो शेयर होल्डर होता है। और असली में किसी बिजनेस या कंपनी का मालिक वही व्यक्ति होता है। तो आज हम समझेंगे नौकरी करते करते कंपनियों के मालिक कैसे बने, वो मालिकाना अधिकार जहां मुझे काम नहीं करना, मुझे फैक्ट्री नहीं जाना, पैसा डालना है और सो जाना है। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में केवल 20% लोग हैं जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं, और पूरी दुनिया का 80% पैसा उन लोगों के पास है। तो आज हम बात करेंगे कैसे 80% की दुनिया से निकल के 20% की दुनिया में जाए, ताकि हमारी वेल्थ क्रिएट हो, हम अमीर बन पाए, हम पैसा बना पाए। दोस्तों, यदि बिजनेस करने की बात है, हम सबके जहन में एक बिजनेस चल रहा होता है कि कहीं से पैसा मिले तो मैं ये काम करूंगा। जिस कंपनी में हम काम करते हैं उसी के बारे में सोचते हैं, कंपनी तो बहुत प्रॉफिट कमा रही है, पैसा होता तो मैं भी ये काम कर लेता। या कोई ऐसा बिजनेस जो आपके भाई ने, दोस्त ने, किसी फैमिली मेंबर ने किया और खूब मुनाफा कमाया और आपसे कई गुना आगे निकल गया। आज मैं वो बिजनेस आपके सामने कौड़ियों के भाव बेच के दिखाऊंगा। दोस्तों, ऐसे भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनका आप कंज्यूमर हैं, आप वो बिजनेस नहीं करते लेकिन आप उस बिजनेस का हिस्सा हैं। जैसे बाजू वाले परचून वाले अंकल जी, जिनसे हम ब्रेड खरीद के लाते हैं, हम उस बिजनेस को नहीं करते लेकिन मेरे ब्रेड खरीदने से वो अंकल प्रॉफिट कमाते हैं। दोस्तों, ऐसे कुछ बिजनेस आपके सामने स्क्रीन पे हैं। मारुति नाम सुना होगा आपने, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, पीवीआर, ये सब के सब बिजनेस है। दोस्तों, ये वो बिजनेस है जिनका इस्तेमाल मैं करता हूं, जिनका ग्राहक मैं हूं। ये कंपनियां मुझसे कमाती हैं और खुशनसीबी देखिए, ये सारी की सारी कंपनियां बिकाऊ है। पैसा दीजिए, खरीद लीजिए। दोस्तों, मुझे केवल 10,000 रुपए दे दीजिए। मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, शेयर बाजार की बात कर रहा हूं। केवल 10,000 रुपए। मोस्टली लोग यहाँ दिल्ली एनसीआर के हैं, जो करीब 60-70 लोग हैं। 10,000 रुपए से ऊपर का मोबाइल फोन आपकी जेब में है। अब एक बात बताओ, आप भी कार चलाते हो, मैं भी कार चलाता, दुनिया कार चलाती है, हमारे बच्चे भी कार चलाएंगे। मेरा छोटा भाई तो अभी से बोल रहा है नई कार दिला दो। क्या लगता है इंडिया में कार का धंधा कैसा चलेगा? ग्रोथ है कार के धंधे में कि नहीं है? दोस्तों, 10,000 रुपए में कार की फैक्ट्री लग जाती है इंडिया में। आप विश्वास नहीं करेंगे, भारत जैसे देश में केवल 10,000 रुपए में आप दुनिया की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री खोल सकते हैं। दोस्तों, उस कार की फैक्ट्री का नाम है मारुति। यदि आप मारुति फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, शोरूम खोलना चाहते हैं मारुति का, तो केवल 10,000 रुपए लगते हैं, क्योंकि मारुति कंपनी का एक शेयर करीब करीब 9,000 रुपए का है। आप अभी इसी वक्त मुझे 9,000 दीजिए, इंडिया की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री आज अभी इसी वक्त आपकी। और आज के बाद मारुति प्रॉफिट कमाएगा तो आपको प्रॉफिट आएगा, क्योंकि एक शेयर खरीदने की वजह से आप मारुति के मालिक बन जाएंगे। दोस्तों, हॉस्पिटल का धंधा कैसा है? मेडिकल लाइन में ग्रोथ लगता है कि नहीं लगता? अपन सब लोग हॉस्पिटल का दर्शन करते, पिछले 1 साल में तो सबने देखा 1,000 रुपए में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसकी पूरी इंडिया में ब्रांच है। दोस्तों, पिछले 15 मिनट में आपके सामने रूबरू हूं। सिंघानिया साहब हंस रहे हैं। मैंने पिछले 15 मिनट में 50 बाईपास सर्जरी की है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके सामने कंप्यूटर पे बैठे बैठे 50 बाईपास सर्जरी कर दी, क्योंकि मैं अपोलो हॉस्पिटल का मालिक हूं। मेरे पास अपोलो हॉस्पिटल का एक शेयर है। वो जो डॉक्टर वहां बैठ के सर्जरी कर रहा है, उसका सैलरी मैंने दिया है, और अपोलो हॉस्पिटल जो प्रॉफिट कमाएगा उसका एक हिस्सा मेरे घर आएगा। दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूं आपकी जिंदगी सुबह से लेकर शाम तक चारों दिशाओं में। आप अपने बेडरूम में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, पर 360 डिग्री ऐसे घूम जाइए, चारों दिशाओं में देख लीजिए, आपको शेयर बाजार ही शेयर बाजार दिखेगा। आपको नहीं मालूम आप शेयर बाजार के अंदर ही बैठे हैं। दोस्तों, मैं आपके सामने एक लाइफस्टाइल रख रहा हूं, मेरा खुद का लाइफस्टाइल, मेरी खुद की जिंदगी। सुबह से लेकर शाम तक मैं जिन कंपनियों का प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनके बगैर मेरी जिंदगी पॉसिबल नहीं है।
हो सकता है आपकी भी पॉसिबल ना हो। दोस्तों मैं सुबह उठ के सबसे पहले कोलगेट करता हूं, ब्रश करता हूं, फिर दाढ़ी बनाता हूं, फिर गीजर में पानी गर्म करता हूं, वॉश बेसिन में हाथ धोता हूं, टाइटन की घड़ी बांधता हूं, रेमंड का कोट पहनता हूं, टाटा टी की चाय पीता हूं, ब्रिटानिया की ब्रेड खाता हूं। ये मेरी दिनचर्या है। और ये सारी की सारी कंपनियां मेरी ही नहीं, आपकी भी जिंदगी में जुड़ी हैं, और सारी की सारी कंपनियां बिकाऊ हैं। दोस्तों पिछले 5 साल को हटा दें तो अक्टूबर 2005 में कोलगेट कंपनी का एक शेयर 130 रुपए का था, 10 साल के अंदर 930 हो गया। अगर मैं इमामी की बात करूं, जिसकी वो मर्दों वाली ब्यूटी क्रीम आती है, इमामी का शेयर 35 रुपए का था, 10 साल के अंदर 1000 का हो गया। अगर मैं मारुति की बात करूं, 10 साल में मारुति का शेयर 500 रुपए से 5000 हो गया। ये आपकी और मेरी जिंदगी है। आप और मैं इन कंपनियों का माल खरीदते हैं, इन कंपनियों का प्रोडक्ट हमारे घर लाते हैं, तभी ये कंपनियां फल फूल रही हैं। दोस्तों तो क्यों ना इन्हीं कंपनियों के शेयर खरीद लिए जाएं, इन्हीं कंपनियों का मालिक बन लिया जाए। दोस्तों पीवीआर सिनेमा तो जाते होंगे ना आप, मूवी तो देखते होंगे, फ्रेंड्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, बीवी के साथ। मेरे घर में जी बिजनेस भी चलता है, जुबिलेंट का पिज्जा भी आता है, मैं पीवीआर सिनेमा भी जाता हूं, मैं गॉडफ्रे फिलिप की सिगरेट भी पीता हूं, यूनाइटेड स्पिरिट्स की दारू भी पीता हूं। इसलिए साल में एक बार अपोलो हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, वो मुझे ल्यूपिन की दवाई लिख के देता है। दोस्तों स्क्रीन पे नीचे देखिए, हम सोते सोते भी किसी ना किसी कंपनी को प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। शेयर बाजार सुबह से लेके शाम तक हमारी जिंदगी में घुसा हुआ है। और दोस्तों ये कंपनियां जिनके ग्राहक आप हैं, मैं हूं, 100 करोड़ भारत की जनता है, सालाना 26% की ग्रोथ है। दोस्तों 26% सालाना ग्रोथ का मतलब होता है 10 साल में पैसा 10 गुना। ये कंपनियां 10 साल में 10 गुना हो गई, हमारा पैसा तो नहीं बना, क्योंकि हम खिलाड़ी नहीं हैं, हम दर्शक हैं, स्टेडियम के बाहर बैठ के देख रहे हैं। और जो व्यक्ति इन कंपनियों का शेयर लेता है वो बल्लेबाज और बॉलर होता है, जो स्टेडियम में उतर के गेम खेलता है। तो दोस्तों अब समय आ गया है अपनी सोच बदलने का, नजरिया बदलने का, चश्मे को बदल के शेयर बाजार को देखो। शेयर बाजार में पैसा बनता है, सही तरीके से जो निवेश करता है उसका बहुत पैसा बनता है। दोस्तों अगर मैं भारतीय शेयर बाजार की ओवरऑल ग्रोथ की बात करूं, सेंसेक्स निफ्टी दोनों नाम आपने सुने हैं। सेंसेक्स 60,000 पे है, निफ्टी करीब करीब 18,000 पे है। लेकिन ये आपने नहीं सुना होगा, जो सेंसेक्स आज 60,000 पे है वो आज से 40 साल पहले दोस्तों 100 रुपए से शुरू हुआ था। 1990 में 700, सन 2000 में 5000 का था, और आज 60,000 है। और यदि आप ध्यान से देखें तो भारतीय शेयर बाजार में लंबे समय में 17% की सालाना ग्रोथ मिली है उन लोगों को जिन लोगों ने लंबे समय के लिए निवेश किया। दोस्तों सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा आपने बचपन में, मैंने खूब खेला है। वो पासा फेंकते हैं, हम शेयर खरीदते हैं, एकदम से ऊपर जाता है, सांप डसता है, हमारा शेयर नीचे गिर जाता है। इसी तरह से शेयर बाजार भी ऊपर नीचे होता है। कब कब झटका लग के ऊपर गया, कब कब झटका लग के नीचे आया, स्क्रीन पे आपके सामने है। बच्चा भी गिर गिर के बड़ा होता है। ये शेयर बाजार जब जब गिरा दोस्तों तब तब चढ़ा, चाहे 1993 हो, चाहे 2009 हो, या अभी देख लीजिए 2020 में जब कोरोना आया था, शेयर बाजार औंधे मुंह गिरा, और जब लोगों ने निवेश किया तो आज उनका पैसा दुगना है। अभी भी शेयर बाजार गिरा हुआ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप भी चाहें तो शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं, तरीका मैं बताऊंगा इसके बाद। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं इंडियन इकोनॉमी की, वो भारतीय अर्थव्यवस्था जो दबी कुचली पिछड़ा भारत था, जब 2 प्राइम मिनिस्टर गोली से मार दिए गए, उसका ग्रोथ 17% सालाना था। अभी तो इंडिया सुपर पावर है, दुनिया की सबसे तेजी से चलने वाली अर्थव्यवस्था है। यदि 15% का भी सालाना ग्रोथ यहां के बाद आता है तो दोस्तों अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख और अगले 10 साल में सेंसेक्स 2 लाख होने की संभावनाएं हैं, यदि 15% का ग्रोथ है। अभी आप में से किसी को लगेगा साहब क्या गारंटी है, तो गारंटी तो दोस्त तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है, कल भी नहीं होएगी।
आपको लगता है कि आपका आमदनी अगले 10 साल में बढ़ेगा, इंडियन इकोनॉमी अगले 10 साल में पिछले 10 साल से बेहतर करेगा, भारत के अगले 25 साल पिछले 25 साल से बेहतर होंगे, तो ग्रोथ बनेगा। दोस्तों, शेयर बाजार में रिस्क तब भी था, अब भी है, और अब तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी महारत्न नवरत्न लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सर शेयर आ सर रहा है। सर अमित सर सॉरी डू यू थिंक कि 2025 में सेंसेक्स 1 लाख पहुंच जाएगा? व्हाट यू आर सर, टॉकिंग? मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाने दीजिए। मैं नहीं 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 मैं नहीं फिगर के नहीं नहीं साथ बोल नहीं रहा नहीं हूँ। नहीं 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 बड़े सारे आपका प्रेजेंटेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो बड़े सारे क्वेश्चन भी अनआंसर्ड रहेंगे, राइट? मैं अभी आपसे पूछना चाह रहा हूँ जी हाँ, 2025 में मुझे मुझे डू यू थिंक कि मुझे पूरी सेंसेक्स उम्मीद है, मुझे 1 लाख? पूरी उम्मीद है, सर मुझे उम्मीद पूरी उम्मीद है। सर उम्मीद पे अगर मैं आपके कहने पे, ऑफ कोर्स क्योंकि आप ये प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो मैं हो सकता है शायद मैं इमोशनली बहकावे में आ जाऊं और मैं ये सोचने लग जाऊं कि मैं 2025 में 1 लाख पहुंच जाएगा। भाई साहब, अभी 1,10,000 के 10,000 के ऊपर नीचे होने होने में तो महीने 2 महीने लग जा रहे हैं सर। क्या बात कर रहे हो दादा, आप? एक काम करते हैं ना, मेरा हाँ। प्रेजेंटेशन पूरा होने दीजिए, बाद में हमने आधा घंटा क्वेश्चन नहीं आंसर के लिए आपने रखा है। नहीं आपने नहीं नहीं आपने तो प्रेजेंटेशन, टू बी वेरी फ्रैंक सर प्लीज, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और वी एज अ नो वॉइस यूजर्स हम लोग तो इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे बिकॉज हम लोगों को पता नहीं है, राइट? लेकिन दादा, आपने आप प्रेजेंटेशन वैसे बनाया हुआ है कि लोग उस तरीके की तरफ मोल्ड हो जाएंगे, राइट? बड़े सारी चीजें होते हैं कि आपको मोल्ड कर दिया जाता है। यूजर एक्सपीरियंस एक चीज होता है, आप उसको मोल्ड कर देते हो कि सोचो इसी तरफ सोचो, बाकी पीछे अंधेरा है ही नहीं, बाकी सब तरफ कोई उजाला है। बात नहीं सर, हमें एक बार अंधेरा भी देखना पड़ेगा ना। मैंने आपकी आप बात मान 2025 ली। में बोल रहे हो कि 1 लाख पहुंच जाएगा, दादा, कहां मैंने से पहुंच जाएगा सर? आपकी बात दादा मान ली, मुझे पूरा हम्म तो बोल लेने दीजिए, फिर चलो देंगे ना ठीक है सर। सवालों के ओके, जवाब। नहीं मेरा ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया, सॉरी। मैं लेता हूं। चलो थैंक यू सर आपके ठीक है, क्वेश्चन के लिए। अभी ठीक है, मेरे को ठीक पूरा बोलने दीजिए। ठीक दोस्तों, है, चलो। बच्चा बूढ़ा जवान अमीर गरीब हर व्यक्ति शेयर बाजार का हिस्सा है। ये बच्चा जो 1 घंटे पहले पैदा हुआ, जिसने दुनिया नहीं देखी, इस बच्चे ने पैदा होने से पहले 10 लोगों को रोजगार दिया। इस बच्चे के पैदा होने की वजह से 2 गायनी डॉक्टर को नौकरी मिली, 4 नर्स वार्ड बॉय को नौकरी मिली। अपोलो हॉस्पिटल जैसे बड़े हॉस्पिटल में 4 लेबर रूम सिर्फ इस बच्चे की वजह से एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये बच्चा पैदा होने वाला है, होते रहेंगे। ये बुजुर्ग अंकल जो शायद कुछ साल के बाद ना रहे, केवल आटा दाल चीनी चावल खाते हैं, कपड़ा लत्ता पहनते हैं, कोई काम नहीं करते, ये भी कम से कम 25 लोगों को रोजगार देते हैं। दोस्तों, हम सब लोग शेयर बाजार की दुनिया में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम कंज्यूमर हैं, ऑनर नहीं है। हम सबकी जिंदगी में शेयर बाजार घुला हुआ है, हम उसे एक्टिवली पहचान नहीं पा रहे। सही तरीके से पहचानेंगे तो हम भी ग्रोथ कर पाएंगे। कौन सा बिजनेस मॉडल कब चढ़े पता नहीं होता, किसी को नहीं मालूम था। आज मारुति का एक शेयर जो 8,000 रुपए का है, दोस्तों आज से 19 साल के पहले वो 125 रुपए में लॉन्च हुआ था। किसी को नहीं पता था कि फ्लिपकार्ट जोमेटो जैसी कंपनियों के भी शेयर आ जाएंगे। किसी ने अमेजोन का नाम नहीं सुना था 15 साल पहले। आज फिर दुनिया बदल रही है, फिर बिजनेस मॉडल बदल रहे हैं। हो सकता है अगले 10 साल में आज के मार्केट लीडर बर्बाद हो जाएं। यूनिटेक और रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनियां खत्म हो गई। आज सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन पोर्टल का जमाना है। हो सकता है ये ऑनलाइन पोर्टल फ्यूचर में जाके मार्केट को लीड करें। दोस्तों, क्योंकि हम बात शेयर बाजार की कर रहे हैं तो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए अरेंज की गई है। मैं किसी भी कंपनी के शेयर का, म्यूचुअल फंड का, प्रोडक्ट का या सर्विसेज का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा, ना ही कोई प्रिंटेड कमिटमेंट दे रहा हूं। मेरी प्रेजेंटेशन में बहुत सारे ऐतिहासिक फैक्ट लिए गए हैं, जिस पे बेस्ड करके मैंने फ्यूचर प्रोजेक्शन लिए हैं। आप कोई भी निवेश करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट सलाहकार से जरूर डिस्कस करें। एंड थैंक यू मिस्टर गोविंद सिंघानिया, जिन्होंने मुझे मौका दिया, और आप सबका शुक्रिया संडे के दिन मुझे सुनने का। दोस्तों, जो लोग लेट आए हैं मैं बता दूं, सिंघानिया साहब का नंबर स्क्रीन पे है 9990549102। आज के हमारे टॉपिक है पैसा बनाना
अमीर बनना, निवेश करना, वेल्थ क्रिएट करना, जिसमें हम बहुत कुछ कवर कर रहे हैं। हम बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट की भी बात करेंगे, LIC के IPO की भी बात करेंगे, और एक सेकंड इनकम सच में कैसे जनरेट की जाए हम उसकी बात करेंगे। दोस्तों, मैंने बात की थी शेयर बाजार की, और ये भी कहा शेयर बाजार में ग्रोथ है, बट अमूमन वो सबको नहीं मिलती, क्योंकि रिस्क एसोसिएटेड है। बाजार कब चढ़ जाए, कब गिर जाए, किसी को नहीं पता। कब टाटा के दिन अच्छे हो, कब बिरला के दिन अच्छे हो, कब अंबानी के अच्छे हो, नहीं कह सकते। दोस्तों, जिस तरह से प्रोफेशनल्स होते हैं हर इंडस्ट्री में, बाल काटने के लिए बार्बर एक प्रोफेशनल है, हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं फिर भी ट्यूटर के पास भेजते हैं, वो प्रोफेशनल है। हम कार बहुत अच्छी चलाते हैं लेकिन इंजन रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक पे जाते हैं, वो प्रोफेशनल है। इसी तरह से भारतीय शेयर बाजार में भी एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर टूल है जो आपका पैसा शेयर बाजार में निवेश करता है, आपसे उसके बदले कुछ प्रतिशत की कीमत लेता है। दोस्तों, उसे कहते हैं म्यूचुअल फंड, जो पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे काम करता है। बहुत सारे लोग निवेश करते हैं, कोई 100 रुपए देता है, कोई 10,000 देता है, कोई 50,000 देता है, कोई 5 लाख देता है। दोस्तों, लाखों करोड़ों, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ जैसी रकम इकट्ठी हो जाती है। उससे रिसर्च टीम हायर की जाती है जो रिसर्च करते हैं कब शेयर बाजार में डालें, कब निकालें, कितना डालें, कितना निकालें, कौन सा शेयर लें, कब खरीदे बेचे। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता उसमें नहीं घुसेंगे, पर म्यूचुअल फंड ने क्या कर दिखाया है, क्या सच में रिटर्न दिए हैं, वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे जरूर रखूंगा। दोस्तों, जब आप एक म्यूचुअल फंड में पैसा देते हैं तो अमूमन आपका पैसा 40 से 50 कंपनी में बांट के लगता है। दोस्तों, आप सब लोग कपड़े लत्ते पहनते हैं, मैं भी पहनता हूं। जॉकी नाम आपने सुना होगा, चड्डी बनियान बनाने बेचने वाली कंपनी जॉकी का एक शेयर 40,000 रुपए का है, हम शायद नहीं खरीद पाएंगे। अगर मैं MRF की बात करूं, जिसका टायर आपकी और मेरी कार में लगा है, उसका एक शेयर 1,00,000 रुपए का है, शायद आम आदमी नहीं खरीद पाए। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड में आते हैं और केवल 100 रुपया देते हैं, तो आप उस पूल का हिस्सा बन जाते हैं जिस पूल की वैल्यूएशन 1,000, 2,000, 5,000 करोड़ है, और आपके 100 रुपए से भी 50 बिजनेस खड़े हो जाते हैं। मैंने आपसे 10,000 रुपए के निवेश की बात की थी मारुति के एक शेयर के लिए। पता नहीं मारुति प्रॉफिट कमाएगा नहीं कमाएगा, लेकिन यहां 10,000 रुपए देंगे दोस्तों, तो आपके 10,000 रुपए से एक कार का फैक्ट्री लगेगा, एक पेट्रोल पंप खुलेगा, एक घड़ी का शोरूम खुलेगा, एक कपड़े का दुकान खुलेगा, एक परचून का दुकान खुलेगा, एक बैंक खुल जाएगा, एक IT फर्म लग जाएगी। यानी बाय इन्वेस्टिंग ए लिटिल बिट मनी, चाहे मंथली निवेश करें, आप 50 कंपनियों के मालिक बन जाएंगे। वो टाटा, बिरला, अंबानी जो प्रॉफिट कमाते हैं, वो प्रॉफिट का हिस्सा आपके घर आएगा दोस्तों। और अब मैं आपके सामने रियल रिटर्न्स रख रहा हूं, जो बन चुका है, जो हो चुका है, जो सच में प्रूफ है। आप सबके फोन में गूगल है, मीटिंग खत्म होने के बाद आप देख सकते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का म्यूचुअल फंड है, एक SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। सन 2004 में 10 रुपए का लॉन्च हुआ था। आज 2022 में इसकी कीमत 230 रुपया है। करीब करीब 17 साल से 20% सालाना का रिटर्न आ रहा है। और यदि आप ध्यान से समझेंगे तो पता चलेगा कि पैसा 23 गुना हो गया। 1,00,000 रुपए निवेश किया, आज 17 साल के बाद 23 गुना पैसा है। 1,00,000 का 23 लाख, 20% सालाना रिटर्न उसी शेयर बाजार से निकला जिस शेयर बाजार की ऐतिहासिक ग्रोथ 17% सालाना की है। और यही नहीं, अगर मैं लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी की बात करूं, रिलायंस ग्रुप ने अक्टूबर 1995 में अपना पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया था, रिलायंस ग्रोथ फंड। तब इसकी कीमत 10 रुपया थी। आज 2022 इसकी कीमत 2,000 रुपया है। सालाना 21% का ग्रोथ। और अगर मैं मनी टर्म्स में बात करूं तो दोस्तों 1,00,000 का 2 करोड़, 1,00,000 का 2 करोड़ दिल्ली NCR की प्रॉपर्टियों में भी नहीं बना, जो यहां बन गया। ये लेवल की ग्रोथ भारतीय शेयर बाजार से म्यूचुअल फंड ने निकाली है। और केवल 2 फंड नहीं, आप कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड उठा लीजिए भारतीय शेयर बाजार का, जो 15 साल से ज्यादा पुराना हो। किसी के रिटर्न कम आए होंगे,
किसी के ज्यादा आए होंगे, लेकिन एवरेज रिटर्न सबका 15% है। और दोस्तों 15% सालाना ग्रोथ पे पिछले 15 साल में अगर किसी ने 15,000 रुपए महीना दिया है तो आज उनको 1 करोड़ रुपया सच में मिल रहा है, मिल चुका है। ये रियल प्रूफ है। सर आप कोई ये कम का भी देखिए, डेटा है क्या आपके पास जिसका सर डेटा मैंने कम है? एवरेज ये तो मैंने ये तो एवरेज ये 15 नहीं, दादा ये तो आपने वो दिखाया कि जिनका ग्रोथ इतना ज्यादा हो गया, किसी का ग्रोथ दादा मैंने कम भी हुआ है, वो सर वो मैंने डेटा है क्या आपके पास? मैंने 15% दिखाया है। इसका मतलब किसी का 10% भी आया होगा, किसी का हम्म। 20% भी आया होगा। मैंने एवरेज रिटर्न उन सभी फंड्स का लिया जो 15 साल से ज्यादा पुराने हैं, जिसमें नहीं, 12% वाले भी होंगे। अभी जो आपने पिछले 2 स्लाइड दिखाया एसबीआई और रिलायंस का, उसमें आपने काफी ज्यादा हाई ग्रोथ दिखाया, राइट? 10 सर रुपए का था, मैंने 2000 हो गया। मैंने हाँ, रियल ग्रोथ दिखाया है जो सच में आया है। उन दोनों में वो बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है बेस्ट इंडस्ट्री के। परफॉर्मेंस था, राइट राइट। और ये जो वर्स्ट परफॉर्मेंस, मैं बता वर्स्ट रहा हूँ सर, परफॉर्मेंस का भी आपने वर्स्ट अब है क्या परफॉर्मिंग डेटा आपके पास? वर्स्ट परफॉर्मिंग को कंसीडर करने के बाद ही एवरेज 15% आया है। ओके अगर कोई ओके। एक्सीलेंट में 20 दे रहा है, वर्स्ट में 10 दे रहा होगा, तब कहीं जाके एवरेज 15 आया होगा। नहीं, और ये वर्स्ट तो माइनस भी जा सकता है सर, वर्स्ट तो हाँ जी माइनस भी जा बिल्कुल सकता है, बिल्कुल जा सकता है बिल्कुल। ना हाँ दादा, हाँ लेकिन बहुत ज्यादा हाँ। माइनस वाले अगर फिगर होंगे ना तो 15 हम्म। का एवरेज मेंटेन नहीं होगा। तो मैं दिखाता हूं ना आपको डेटा, चलो कुछ ठीक डेटा की ठीक कमी ठीक नहीं है दादा। ठीक अब ठीक ठीक। बात करते हैं म्यूचुअल फंड सिर्फ शेयर बाजार लेकिन वाले सर नहीं ऐसा होते। है, जो आपने ये दिखाया ना 2004 के बाद का दिखाया, 2004 के बाद तो सभी में ग्रोथ आया है। सर तो मैंने 2000 दादा मैंने अक्टूबर 1995 से लिया है। आप पिछले आपने समझ गया मैं, आप जो है पिछले 2015-16 के बाद का दिखाइए ना, 15-16 के सर बाद और टिल डेट क्या ग्रोथ आया है, सर क्योंकि मैं 2004 के बाद तो पूरी इंडस्ट्री में ही ग्रोथ आया है। सर मैंने जिन शेयर्स की ग्रोथ दिखाई है ना, मैंने उनमें पिछले 5 साल की ग्रोथ कंसीडर ही नहीं की, क्योंकि अक्सर लोग यही कहते हैं कि आपने तो पिछले 5 साल में शेयर बाजार चढ़ गया। मैं फिगर्स को सर दोबारा सर सर स्लाइड पे ले सर जा। देखिए, जी 2020 के बाद, 2020 जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद तो आपने भी देखा है क्या ग्रोथ आई है। लेकिन अगर आप 2004-5 के बाद दिखा रहे हैं तो पूरी इंडस्ट्री में ग्रोथ आई है उसमें। तो अभी तो 2020 के बाद तो मार्केट में ग्रोथ आई है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर काफी एक्टिव हो गया। अभी भी एफआई पैसा निकाल रहा है, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने थोड़ा बहुत संभाल रखा है, सर क्योंकि वो ये काफी सर एक्टिव हो गया। मैं आपको एक मार्केट बार इंडिपेंडेंट हो गई एक तरीके से देखा जाए सर तो। मैं आपको एक बार फिर से फिगर्स को फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं। मैंने अक्टूबर 2005 से अक्टूबर 2015 का ही शेयर मार्केट का ग्रोथ शेयर्स का दिखाया है, पिछले राइट 5 राइट साल राइट का लिया ही नहीं है। राइट मैंने राइट पिछले राइट राइट 5 साल में, एग्जैक्टली। अगर मैं पिछले 5 साल का दूं तो ये कंपनियां, कोई कंपनी तो हो सकता है 100 गुना का भी रिटर्न दे दे। सर पिछले 5 साल को 2020 तो मैंने पहले हटा दिया दादा। अक्टूबर 5 से अक्टूबर 15 के रिटर्न है, 2020 तक तो मैं आया ही नहीं। सर मैंने पिछले 5 साल की ग्रोथ इन शेयर्स में दिखाई 2015 से नहीं। 20 का बताइए ना, हाँ 2015 तो से मैं 20 आ रहा तक हूँ ना का। सर मैं उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। अभी ये ठीक। मैंने दिखाए थे शेयर्स की ग्रोथ अक्टूबर 5 से अक्टूबर 15, और अब मैं दिखा रहा हूं आपको सेंसेक्स की ग्रोथ, जिसमें मैंने हर 10 साल के बाद का लेवल। नहीं नहीं, ये 1990, नहीं नहीं, ये तो गलत 2000, हो गया। आपने आपने 2010, आपने सबको 2020, म्यूट, आपने सबको 2021। म्यूट कर दिया, ये तो गलत बात है। सबको आरएन जी म्यूट आप कर दिया, ये तो गलत बात है। आरएन जी एक बार सबको ना वापिस से पहले वाली कमांड डाल दीजिए, बोलने दीजिए अगर किसी का सवाल है तो। हाँ, ये तो गलत बात है, आप सबका मुंह बंद कर रहे हो। सर कोई बात नहीं, मुंह बंद करने वाली बात ही नहीं है ना सर, डेटा आपके सामने स्क्रीन पे है। मैंने हर 10 साल के बाद का सेंसेक्स का लेवल ले लिया। अगर किसी को पिछले 5 साल का ग्रोथ देखना है, पिछले 10 साल का देखना है, उससे पिछले 10 साल, उससे पिछले 10 साल, उससे पिछले 10 साल, या ओवरऑल पूरे 40 साल स्क्रीन पे आपके सामने। अभी एक एक साल या एक एक कंपनी तो शेयर बाजार में नक्की नहीं कर सकते सर, ग्रोथ लॉन्ग टर्म में होती है। मैंने 10-10 साल के आंकड़े आपके सामने रख दिए। और जब बेस बड़ा होता है ना, अगर आपको लगता है कि पिछले 2 साल में तो बहुत ग्रोथ आई, तो सर आप मैथमेटिक्स में, अभी स्क्रीन पे इसके बाद मैथमेटिक्स भी दिखाऊंगा कि कंपाउंडिंग ग्रोथ यही होती है। जब बेस बड़ा हो जाता है तो 2% की रिटर्न भी बहुत बड़ी दिखती है, जब बेस छोटा होता है तो 50% की भी ग्रोथ नहीं दिखती है। 1979 से 10 साल, 80 से 90 के दशक में 7 गुना हुआ शेयर बाजार, उसके बाद फिर 7 गुना हुआ, उसके बाद फिर 7 गुना हुआ। अब बेस से देखिए ना सर, तो आपके सवालों के जवाब इस पूरी प्रेजेंटेशन में अपने आप मिल जाएंगे। जब कंपाउंडिंग रिटर्न की बात आएगी आपको अपने आप दिखेगा सर,
कोई छुपा हुआ फैक्ट नहीं है, प्रेजेंटेशन सबके लिए ओपन है, कोई भी व्यक्ति सवाल पूछ सकता है, लेकिन एक बार मेरा कंटेंट हो जाने दीजिए ना पूरा। मैंने आपको बेस्ट दिखाया है तो मैंने आपको एवरेज भी दिखाया है, वर्स्ट भी देखेंगे ना। मैं अभी नेगेटिव कंटेंट की भी बात करूंगा शेयर बाजार की। ओके, वापस से जब छूटा था हम वहां आते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं होता, ऐसे भी म्यूचुअल फंड होते हैं जो शेयर बाजार से आइसोलेटेड होते हैं, जिनका काम शेयर बाजार से लेना देना नहीं है, वो बॉन्ड में पैसा डालते हैं। कुछ गोल्ड फंड होते हैं, कुछ हाइब्रिड कैटेगरी के फंड होते हैं, ऐसे ही एक बॉन्ड कैटेगरी होती है। जैसे आप शेयर बाजार वाला म्यूचुअल फंड लेते तो आपका पैसा 40-50 शेयर्स में डलता, लेकिन वहीं जब आप कोई डेट फंड लेते हैं तो आपके पैसे से 40 से 50 कंपनी के बॉन्ड खरीदे जाते हैं। उसमें आरबीआई बॉन्ड भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी बॉन्ड होते हैं, कंपनीज की कॉर्पोरेट एफडी भी होती हैं। इन प्रोडक्ट में आप अपनी शॉर्ट टर्म सेविंग का पैसा, माने आपको 6 महीना 8 महीना के लिए कुछ पैसा पार्क करना है, या फैमिली में 2-3 साल के बाद कोई टारगेट आना है जिसके लिए हम शेयर बाजार पे भरोसा नहीं कर सकते। दोस्तों, ये एलआईसी का प्रोडक्ट है, एलआईसी बैंकिंग पीएसयू फंड सन 2004 से है। पिछले 10 साल से सालाना 7% का ग्रोथ है। इसमें आप निवेश कर सकते हैं। ये एक डेट फंड है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क यहां भी लागू है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बड़ा क्लियर कंटेंट है। कोई भी आपको शेयर बाजार से जुड़े प्रोडक्ट में या म्यूचुअल फंड में प्रिंटेड कमिटमेंट नहीं दे सकता, भारत सरकार इसकी इजाजत नहीं देती। बट पास्ट परफॉर्मेंस आपके सामने है। अगर आपको 6 महीना 8 महीना 12 महीना के लिए पैसा डालना है, इन प्रोडक्ट्स में कोई लॉक इन नहीं होता। इसी तरह से एक एसबीआई गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड, सोने में हम सब लोग निवेश करते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद मैं दिखाऊंगा ये सोना जो आज 50,000 रुपए तोला है, शायद ये सोना 4 लाख रुपए तोला भी हो सकता है अगले 20 साल में। और आज सोने में हम सबके घरों में 3 से 5 साल में कोई ना कोई शादी होती है। आप चाहें तो मंथली इन्वेस्टमेंट में डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। इस प्रोडक्ट में कोई लॉक इन नहीं, रियल गोल्ड के रिटर्न आपको मिलेंगे। आज आप निवेश कर रहे हैं, आपको स्टेटमेंट मिल जाएगी, सोना नहीं मिलेगा। जिस दिन आप पैसा वापस मांगेंगे, जो उस दिन का 24 कैरेट का भाव होगा वो आपको मिल जाएगा। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, किसी भी बैंक में चल जाइए, हर बैंक के पास गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड होता है, और आप इसमें मंथली इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, अपनी लाइफ में 2-3 साल में कोई ना कोई गोल होता है। बच्चे का स्कूल एडमिशन है, कॉलेज एडमिशन है, कोई घर में शादी होनी है, या आपको कार चेंज करना है, घर का रिनोवेशन कराना है, बिजनेसमैन है तो दिवाली पे 2-2.5 लाख रुपए का खर्चा करना है, इंश्योरेंस का प्रीमियम इकट्ठा भरने में परेशानी होती है। इन सब शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए आप डेट फंड में या गोल्ड फंड में मंथली सेविंग कर सकते हैं। जब चाहें आपका पैसा बाहर आ जाएगा। दोस्तों, हम अक्सर पैसा टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में डालते हैं। अब टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में लॉक इन होता है, और मेरी जरूरत पे इमरजेंसी आ जाए तो पैसा नहीं मिल पाता। ईपीएफ पीपीएफ में भी लॉक इन होता है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट में भी एक लॉन्ग टर्म का लॉक इन होता है, और शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में रिस्क एसोसिएटेड है। झटका कभी भी लग सकता है। हो सकता है जब मुझे पैसे की जरूरत हो तब मेरे शेयर्स और म्यूचुअल फंड गिरे हुए हों। तो कुछ पैसा यदि आप बॉन्ड में, डेट में, गोल्ड फंड में डालें तो आप अपनी शॉर्ट टर्म नीड और इमरजेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इसी तरह से एक हाइब्रिड कैटेगरी भी होती है। यदि आप पहली बार शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, या रिटायरमेंट के पैसे को डाल के मंथली पेंशन लेना चाहते हैं, तो हाइब्रिड कैटेगरी होती है जो कुछ पैसे को शेयर बाजार में, बॉन्ड में, गोल्ड में बांट के डालते हैं और वक्त के हिसाब से पोर्टफोलियो को ऊपर नीचे करते हैं। वहां पे ऑन एन एवरेज 10-12% का रिटर्न ऐतिहासिक आ रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था ठीक रही, इकोनॉमी ठीक रही, सब कुछ ठीक चला, तो ये लेवल के रिटर्न भविष्य में भी आएंगे। अब बात करते हैं एलआईसी का आईपीओ की। अगर किसी को यह लगता हो कि एलआईसी बिक रही है, प्राइवेट हो रही है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए। बजट बनता है, लोगों पे टैक्स लगाएंगे तो त्राही त्राही हो जाएगी, और जब
एक आम आदमी की तरह मुझे लगता है कि आमदनी 10 रुपए और खर्चे 11 रुपए हैं, या तो मैं 1 रुपए का लोन लूंगा कहीं से, या 1 रुपए की घर की कोई वस्तु बेच दूंगा। और पिछले 40 साल से सरकार हर साल, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, कुछ ना कुछ बेचती आई है। कभी एसबीआई के शेयर आए, कभी पंजाब नेशनल बैंक के आए, कभी बैंक ऑफ बड़ौदा के आए। एनटीपीसी पावर ग्रिड, जिससे बिजली आती आपके मेरे घर, उसके भी शेयर हैं। और अब नंबर है दोस्तों एलआईसी का। और जब जब सरकार किसी सरकारी कंपनी के शेयर बेचती है, तो हम जैसे आम नागरिकों को मौका मिलता है उस सरकारी कंपनी में मालिकाना अधिकार खरीदने का। जब आप एलआईसी का शेयर खरीदेंगे तो आप एलआईसी के मालिक बनेंगे, और एलआईसी जो भी प्रॉफिट कमाएगा भविष्य में उसका एक हिस्सा आपके पास भी आएगा। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी हर घर में एक पॉलिसी है दोस्तों। और 15% की ग्रोथ अगर मैं मान लूं कि ऑन एन एवरेज एक बड़ी कंपनी, टाटा बिरला, अंबानी, एलआईसी, एसबीआई जैसी बड़ी कंपनी, बड़ा जहाज, छोटी और मझोली कंपनियों की नहीं कर रहा, बड़ी कंपनी यदि 15% सालाना ग्रोथ दे, अगेन मैं कमिटमेंट नहीं दे रहा, इतिहास में 15% का रिटर्न आया है, तो दोस्तों 15% का रिटर्न इनिशियल लेवल पे, बेस लेवल पे कंपाउंडिंग का इंपैक्ट नहीं दिखता। 5 साल में दुगना होगा पता नहीं चलेगा, लेकिन 5 साल और टिकेंगे तो 4 गुना होगा, 15 साल में 8 गुना होगा, 20 साल में 16 गुना होगा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है आपका बेस बड़ा हो जाता है और कंपाउंडिंग रिटर्न मल्टीफोल्ड तरीके से काम करता है। यदि मैं केवल एक छोटी रकम के निवेश की बात करूं, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें टैक्स रिबेट मिलती है और 3 साल का लॉक इन भी होता है। यदि कोई व्यक्ति केवल 10,000 रुपए महीना या कोई भी एक्स वैल्यू किसी टैक्स सेवर फंड में पार्क करता है और हर साल देता है, पहले साल दिया, फिर दूसरे साल दिया, फिर तीसरे साल दिया, फिर चौथे साल दिया, फिर 5वें साल दिया, 15% के कंपाउंडिंग रिटर्न का मतलब होता है 5 साल में दुगना। तो ये कैलकुलेशन बताती है यदि सच में 15% की ग्रोथ आए जो पिछले कई सालों से आ रही है, तो केवल 5 साल पैसा दे दीजिए, छठे साल से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा और जिंदगी भर मिलेगा। माने किसी ने आज पैसा देना शुरू किया 2022 में और वो अगले 5 साल तक 10,000 रुपए महीना देता रहा, छठे साल के पहले महीने से 10,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा और जिंदगी भर मिलेगा। कंडीशन सिर्फ एक है कि 15% की ग्रोथ म्यूचुअल फंड में आती रहे, जो तभी आ सकती है अगर इकोनॉमी अच्छा काम करे और शेयर बाजार में ग्रोथ बने। अगेन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, प्रिंटेड कमिटमेंट में दे नहीं सकता। भरोसा करेंगे तो शेयर बाजार में रिटर्न दुनिया के बने हैं, हमारे भी बनेंगे। अभी एलआईसी का आईपीओ खरीदने के लिए दोस्तों आपके पास पॉलिसी अगर है तो उसमें आपको एक रिजर्व कोटा मिलेगा, नहीं है तो पॉलिसी करा लीजिए, है तो उस पॉलिसी को पैन कार्ड से। जी सर। अमित सर, सॉरी, मैं फिर से आपको रोक रहा हूँ। मैं इसलिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। जैसे आप बता रहे हैं कि ठीक है मैं 10,000 रुपए अभी से देना चालू कर देता हूँ, उसके बाद फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद आफ्टर 5 इयर्स आप मुझे 10,000 रुपए देना शुरू कर देते, राइट? आज के 5 साल के बाद इन उस 10,000 का वैल्यू क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है? हाँ, ये मैं तो बता वो भी रहा देखना पड़ेगा ना। बता रहा हूँ मैं आज के बाद मैं 10,000 रुपए आज मेरे लिए बहुत है, राइट? मेरे दादा परदादा बोलते हैं और मेरे पापा बोलते थे, वो अभी भी बोलते हैं कि 1 रुपए में आज से 30-35 साल पहले 1 रुपए में 1 किलो का घी आ जाता था। आज थोड़ी ना आता है 1 रुपए में 1 किलो का घी। सर मैंने नहीं मेरी आता ना। प्रेजेंटेशन में ना रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग और इन्फ्लेशन भी है जो आगे की स्लाइड्स में दिखेगी। मैं पूरा इन्फ्लेशन का चार्ट भी दिखाऊंगा, आज की वैल्यूएशन और फ्यूचर की वैल्यूएशन को पास्ट से कंपेयर भी करके दिखाऊंगा। 10,000 रुपए में आज 10,000 रुपए में आज अपना जोड़ा हुआ पैसा डालूंगा सर, मैं और 5 साल के बाद मुझे जो 10,000 रुपए मिलेगा वो तो मुझे भीख की तरह मिलेगा। टू बी वेरी सर, मैं आपको मैथमेटिक फिगर के साथ पूरा प्रूफ दूंगा कि 20 साल पहले आपका किचन कितने में चलता था, आज कितने में चलता और 20 साल बाद कितने में चलेगा। राइट, तो वो जो मुझे 10,000 वो जो मुझे 10,000 रुपए आज के 5 साल के बाद मिलेगा वो तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है सर। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप देखिए तो सही, मैं प्रूव कर दूंगा। मुझे थोड़ा सा बिगर पिक्चर। हाँ, अगेन आप देखिए, आप जो बता रहे हो कि भाई ठीक है अभिषेक, आप बता रहे हो कि 10,000, तो आप ज्यादा इन्वेस्ट कर दो, 10,000 के बजाय आप 50,000 इन्वेस्ट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको 50,000 मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है दादा, मेरा प्रेजेंटेशन पूरा होने दीजिए, आपको पूरे रिकॉर्ड दिखेंगे।
ओके दोस्तों, अगर पॉलिसी है तो उसे पैन कार्ड से लिंक कराना जरूरी है। अगर आपको रिजर्व कोटा चाहिए, आप अपना पॉलिसी नंबर और पैन कार्ड का कॉपी सिंघानिया साहब को भेज दीजिए। और किसी नहीं का तो पॉलिसी ये एक्सपायर हो गया है तो सर मतलब वो पॉलिसी भी नहीं चालू नहीं, करा अगर देंगे। नहीं एक्सपायर नहीं, कंप्लीट हो गया, सॉरी एक्सपायर, जैसे मेरा सर मैच्योर हो गया तो वो एक्टिव फॉर मी पॉलिसी में काउंट मैच्योर हो नहीं गया। होगा। हाँ मैच्योर होगा वो तो एक्टिव एक्टिव पॉलिसी में काउंट नहीं होगा। ओके। एक्टिव पॉलिसी में काउंट नहीं होगा। और ये वीडियो मैं कमिटमेंट के साथ सबके सामने बोल रहा हूं दोस्तों, ये वीडियो टेंटेटिव 3 दिन के बाद गोविंद सिंघानिया जी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा। कोई भी इस वीडियो को दोबारा देखना चाहे, कहीं और रेफर करना चाहे, डेटा क्रॉस चेक करना चाहे, या फैक्ट को लेके सेबी के पास जाना चाहे, सारे ऑप्शन ओपन रहेंगे। ये ऑफिशियली यूट्यूब वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आपको एक डीमेट अकाउंट और खुलवाना होगा। डीमेट अकाउंट आप अपने आसपास किसी भी शेयर ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं। मैं और सिंघानिया साहब एनजे फंड्स के साथ एसोसिएटेड हैं। एनजे ई वेल्थ के नाम से प्ले स्टोर में आपको ये ऐप मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड का कॉपी सिंघानिया साहब को व्हाट्सएप कर दीजिए। और ये वीडियो जब हम अपलोड करेंगे उसमें भी एक लिंक रहेगा, वहां क्लिक करके आप खुद अपनी मर्जी से भी अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। और यू आर फ्री टू ओपन योर डीमेट अकाउंट एनीवेयर। और इस डीमेट अकाउंट से आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड, एनपीएस, आरबीआई बॉन्ड सभी तरह का निवेश कर सकते हैं। मोबाइल ऐप है, यूजर फ्रेंडली है। अब जिन सज्जन का सवाल था मैथमेटिक कैलकुलेशन, महंगाई की दर, दादा अब मैं आपके सामने महंगाई की दर का आंकड़ा एकदम खुल के दिखाऊंगा। कंपाउंडिंग रिटर्न की बात करूंगा जो हम सबके जीवन में इन्वॉल्व है। पिछले 25 साल से हम मैथमेटिक्स इन्फ्लेशन के अंदर से घुसते चलते आ रहे हैं और जिंदगी भर इसमें लगे रहेंगे। दोस्तों 10,000 रुपए महीने का निवेश, जो थोड़ी देर पहले सवाल भी उठा था, यदि 5% पे सालाना ग्रोथ करे, जो इंडिया में करीब करीब 7% महंगाई की दर है, करीब करीब 7%, आंकड़े भले 6-6.5% क्यों, लेकिन आम आदमी की जेब में महंगाई की दर तो 8-9% तक चली जाती है। यदि 5% सालाना ग्रोथ बने तो 20 साल में करीब करीब 40 लाख बनेगा। और ये आदमी कभी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएगा क्योंकि इनके निवेश पे जो रिटर्न मिल रहा है वो महंगाई की दर से कम है। उससे ज्यादा रुपए की वैल्यू एप्रिशिएट हो जाएगी। यदि इसी निवेश पे 10,000 रुपए महीने पे 15% का ग्रोथ आए, जो अपने आप में क्वेश्चन मार्क है कि साहब 15% कहां से आएगा, ये तो बनता नहीं है। बन रहा है बहुत सारी जगह पे, तो ये पैसा करीब करीब 1.25 करोड़ बनता है। बट जिस साल मेरी बेटी की शादी है उसी साल शेयर बाजार गिर गया। तो हम एक बैलेंस्ड अप्रोच की बात करें कि एक आम आदमी अपने पैसे को 3-4 जगह बांटता है। कुछ पैसा वो इंश्योरेंस कंपनी में रखेगा, पीपीएफ में रखेगा, कुछ गोल्ड में डालेंगे, कुछ रियल एस्टेट में डालेंगे, कुछ प्रॉपर्टी में डालेंगे। तो वो देश जहां पे इन्फ्लेशन 5-6-7% है, वहां पे यदि आपको 10% की ग्रोथ मिल जाए तो आपका पैसा करीब करीब 70-72 लाख बनता है। और आपके आज के खर्चों के हिसाब से वो वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट पे ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से कम है तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, पैसे की वैल्यू भी मेंटेन नहीं रहेगी। यदि ग्रोथ रेट 15-20% है, इन्फ्लेशन से दुगना 3 गुना, तो आप सच में वेल्थ क्रिएट करेंगे। और यदि 10-11-12% है, इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ज्यादा, तो आपकी वैल्यू एप्रिशिएट करेगी। थोड़ी सी वेल्थ होगी बट एक्सीलेंट नहीं होगी। यू कैन नॉट अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम विद द रिटर्न्स व्हिच इज सिमिलर टू इन्फ्लेशन। अब वो रिटर्न भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यदि कोई व्यक्ति ये सोचे कि मुझे 5 करोड़ चाहिए, अभी 5 करोड़ की करंट कैलकुलेशन भी देख लेते हैं। यदि 8% इन्फ्लेशन में काउंट करूं, 8% इन्फ्लेशन, तो जो कीमत आज 73 लाख रुपए की है वो आज से 25 साल बाद 5 करोड़ की होगी। माने 25 साल बाद मैं 5 करोड़ में जो कर पाऊंगा वो आज 73 लाख में होता है। ये 8% इसलिए लिया गया क्योंकि आम आदमी की जेब में इन्फ्लेशन करीब करीब 8% पड़ती है। सरकारी आंकड़े भले 5.5-6% के हो। यदि आपकी इन्वेस्टमेंट पे 15% सालाना ग्रोथ आए तो आप 5 करोड़ की फिगर 15-16 हजार रुपए महीने के निवेश में भी जोड़ सकते हैं। मैंने 8, 12, 15 तीनों का मंथली इन्वेस्टमेंट भी दिखाया, तीनों का वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी दिखाया, जो ये प्रूव भी कर रहा है कि इन्फ्लेशन के हिसाब से करंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू कितना डेप्रिशिएट करेगी। और यदि मैं एक आम आदमी की बात करूं और निवेश के नियमों की बात करूं, जो बुजुर्ग भी हमें सिखा के गए हैं,
रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखे जाते। शेयर बाजार और रियल एस्टेट में झटका भी लग सकता है। तो आप जो भी निवेश करें, अव्वल तो ये कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बुलाइए और अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाइए कि लाइफ की किस स्टेज पे पैसों की अमूमन कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से निवेश कीजिए। यदि नहीं भी कर सकते तो आप अपने पैसे के 3 हिस्से कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि बांट के डालें। 33% से जीवन बीमा लीजिए ताकि परमानेंट लॉस ऑफ इनकम प्रोटेक्ट हो। 33% से शॉर्ट टर्म सेविंग के प्रोडक्ट लीजिए ताकि ये जो इमरजेंसी आती है 2-3 साल में, और जो छोटे छोटे खर्चे हर 2-3 साल के बाद आते हैं, वो आसानी से मीट हो सके। और 33% पैसे को डालिए शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, वेल्थ क्रिएशन में। अब अगेन वह क्वेश्चन मार्क है, हो सकता है झटका लगे, जब पैसा चाहिए तब बाजार गिर जाए। तो हम केवल 33% पैसा ही शेयर बाजार में शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, खाने की थाली भरी पूरी अच्छी लगती है, केवल चावल, केवल रोटी, केवल सब्जी नहीं होती। एक पूरी डिश, पूरा पौष्टिक आहार होती है जिसमें रोटी, चावल, सब्जी, सलाद सब आता है, और एक तीखा मसाला होता है जिसे कहते हैं अचार। दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार आपकी खाने की थाली में अचार की तरह है। आप पूरी थाली अचार से नहीं भर सकते, लेकिन थोड़ा सा अचार आपके खाने को अच्छा, तीखा, स्वादिष्ट बना देता है। तो अपनी आमदनी का कुछ पैसा शेयर बाजार में डाल सकते हैं। दादा, मैंने कहा था मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा, चलने तो दीजिए आगे। दोस्तों, लाइफ बढ़िया चलती रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं लाइफ अच्छी चले। अक्सर प्लान ए फेल हो जाते हैं। जब प्लान ए फेल होगा तो व्हाट इज योर प्लान बी, व्हाट इज योर बैकअप प्लानिंग? कोरोना ने सबको दिखा दिया, जॉब कभी भी जा सकती है, मेडिकल इश्यूज कभी भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग कहता है कि आपकी मंथली आमदनी के 6 गुना के बराबर आपके लिक्विड एसेट होने चाहिए, जिन्हें आप कभी भी निकलवा सके जरूरत पड़ने पे। इनमें कोई लॉक इन नहीं होना चाहिए, कोई शेयर बाजार का रिस्क नहीं होना चाहिए। तो आप जो शॉर्ट टर्म सेविंग की मैंने बात की, बॉन्ड फंड बताए, गोल्ड प्रोडक्ट बताया, बैंक में एफडी आरडी भी करा सकते हैं। कुछ पैसा शॉर्ट टर्म सेविंग में रखिए ताकि इमरजेंसी पड़ने पे ईपीएफ, पीपीएफ, एलआईसी में लॉक इन है, शेयर बाजार में लॉस भी हो सकता है, आप इजीली सरवाइव कर जाएंगे। दोस्तों, परमानेंट लॉस ऑफ इनकम भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता कल को मैं नहीं रहा। मैंने अपने खुद के कई नजदीकी करीबी पिछले कोरोना में गुजरते देखे हैं। दोस्तों, एक ह्यूमन लाइफ वैल्यू होती है जिसके बहुत सारे फॉर्मूले, पर बेसिक फॉर्मूला है मेरी आमदनी का 16 गुना आज के हिसाब से। माने भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ, मेरी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है, 12 गुना करूंगा तो निकलेगा 16 गुना करूंगा 12 से तो करीब करीब 2 करोड़ निकलेगा। यानी 1 लाख रुपए महीने की आमदनी का व्यक्ति यदि 2 करोड़ का जीवन बीमा कराए, भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ, तो मेरी बीवी को 2 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, वो बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करा देगी, मंथली 1 लाख ब्याज आता रहेगा। माने मेरे जीते जी मेरा घर जैसा चल रहा है, जो गाड़ी बंगला मेंटेन है वो मेंटेन रहेगा। मेरी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मेरे बदले मेरी कीमत के बराबर का पैसा मिल जाए तो पीछे जो रह जाएंगे उनके लिए कष्ट भोगने आसान हो जाएंगे, सर उठा के शान से जी पाएंगे मेरे बच्चे। तो दोस्तों, पैसे के 3 हिस्से कीजिए। एलोकेशन का रेट अलग अलग हो सकता है, कहीं कोई 40 डालेगा, कहीं कोई 25 डालेगा, लेकिन लाइफ में ये तीनों चीजें जरूरी हैं। केवल जीवन बीमा और शॉर्ट टर्म सेविंग लेंगे तो वेल्थ क्रिएट नहीं होगी। वेल्थ क्रिएट तभी हो सकती है जब इन्फ्लेशन एडजस्टेड पैसा मिले, और वो तभी मिलेगा जब आप लाइफ में रिस्क लेंगे। दोस्तों, बल्लेबाज भी आगे आके खेलता है, फ्रंट फुट पे, हो सकता है स्टंप आउट हो जाए स्पिनर के ऊपर, लेकिन वो रिस्क लेता है, छक्का मारता है। रिस्क नहीं लेंगे तो नहीं कमा पाएंगे, भूल जाइए, वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती। दोस्तों, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं आम आदमी का खर्चा, आपके घर का खर्चा, मेरे घर का खर्चा, और 1 तोला सोना। जिन लोगों की उम्र 55 साल से ज्यादा है वो इस बात को समझ जाएंगे, जिनकी उम्र 35, 40, 45 है, मेरी उम्र के लोग हैं, अपने पिताजी से पूछिएगा, वो समझा देंगे। दोस्तों, सन 1992 मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, मेरे पिताजी बताते हैं तब मेरे घर का खर्च 3000 होता था। 2.5 से 3000 में पूरा परिवार भरपूर पेट भर के जीता था, और उस वक्त 1 तोला सोना भी 3000 का था। दोस्तों, आज सन 2022,
एक तोला सोना 50,000 का है और मेरी किचन का खर्चा भी 50,000 का है। दोनों 10% सालाना से ग्रो कर रहे हैं। और आज से 21 साल के बाद जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, मैं अपने घर बहू लाऊंगा और अपनी बेटी विदा करूंगा, हो सकता है मुझे 4 लाख रुपए तोले के हिसाब से सोना खरीदना पड़े, क्योंकि सोने का ग्रोथ रेट 10% सालाना है और आम आदमी के घर के खर्चे का भी ग्रोथ रेट करीब करीब 10% सालाना है, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। आम आदमी के घर में सरकारी आंकड़े बताते हैं 5.5-6%। तो हो सकता है दोस्तों, जब आप और मैं वृद्ध दंपत्ति हो जाएंगे, केवल मियां बीवी रह जाएंगे, बच्चे विदेश में सेटल हो जाएंगे, तो ऐसा ही घर चलाने के लिए हो सकता है मुझे 4 लाख रुपए महीने की पेंशन चाहिए हो। तो दोस्तों, यदि आपका निवेश, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की, आपको ये लेवल के रिटर्न्स दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा तो अपने पोर्टफोलियो को क्रॉस चेक कीजिए, कुछ पैसा शेयर बाजार म्यूचुअल फंड में डालिए। ग्रोथ बनती है, लोगों ने सवाल उठाए, सवाल बिल्कुल जायज है कि जो ग्रोथ पहले बनी क्या आगे बनेगी, भरोसा करने के ऊपर है। यदि आपको लगता है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी तो आप खर्च भी ज्यादा करेंगे। मैं 1 लाख कमाता हूं, 90,000 खर्च करता हूं, जब 2 लाख कमाऊंगा तो 2.25 लाख खर्च करूंगा। किस पे खर्च करूंगा? यही टाटा, बिरला, अंबानी, बिदानी, कोलगेट, जिलेट, भारती एयरटेल, जब इन कंपनियों पे मैं खर्चा ज्यादा करूंगा, इन कंपनियों का प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनके शेयर भी बढ़ेंगे, जब इनके शेयर बढ़ेंगे तो शेयर बाजार भी बढ़ेगा। हम 40 साल से चल रहे हैं, 1979 में 100 रुपए का सेंसेक्स ऐसे थोड़ी 60,000 पे हो गया। इंडिया में ग्रोथ है। बिटकॉइन पे हम लंबी बात नहीं कर सकते, सरकार इजाजत नहीं देती। जितनी बातें मैंने अभी तक की, उनकी सरकार इजाजत देती है। डिजिटल रुपी इंडिया का खुद आने वाला है, बजट में अनाउंस हुआ है। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं इंडिया की जीडीपी की, 9.2% का फोरकास्ट है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे तेजी से तरक्की करने वाला देश इस वक्त भारत है। अगले 15 साल में अनुमान है कि हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। हमारी जो अनपढ़ गवार जनसंख्या पहले हमारी प्रॉब्लम होती थी, आज वही हमारी पावर है। चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट गुड्स का करता है, हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट मैन पावर का करते हैं। हमारे पढ़े हुए लोग, हमारे देश के पढ़े बच्चे आज हर मल्टीनेशनल कंपनी में टॉप पोजीशन पे बैठे हैं। तो दोस्तों, मार्केट लाइफ टाइम हाई है, हमेशा मार्केट लाइफ टाइम हाई ही होता है, कभी गिरता नहीं है। गिरता है तो फिर चढ़ जाता है साल 2 साल में, ये हमेशा ऊपर ही रहेगा। इंडियन इकोनॉमी पे भरोसा कीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था पे भरोसा कीजिए, पैसा यहां खूब बनेगा। रिस्क कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। अगर आपको लगता है टाटा, बिरला, अंबानी, बिदानी, मारुति, एयरटेल डूब जाने वाले हैं, तो मत लगाओ। और अगर ये सब डूब गए, टाटा, बिरला, अंबानी, बिदानी, तो कहां पैसा रखोगे? बैंक में। जब ये कंपनियां डूबेंगी ना दोस्त, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक भी नहीं बचेगा, क्योंकि वो बैंक प्रॉफिट इन्हीं कंपनियों को लोन देके कमाता है। तो भारत अब एक नया भारत है, दुनिया के नक्शे पे एक उभरता सितारा है, चढ़ते सूरज को दुनिया सलाम करती है। इंडिया के बिजनेसेस में इन्वेस्ट कीजिए, डायरेक्टली ना करके म्यूचुअल फंड के थ्रू कीजिए, जब प्रोफेशनली आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। दोस्तों, करीब करीब 80 लोग हैं मीटिंग में। मुझे उम्मीद है हम सबने शोले मूवी देखी होगी, इतिहास में कई बार देखी होगी, मैंने कई बार देखी। एक्शन, ड्रामा, लव ट्रायंगल, भूत बंगला, हर मूवी कुछ ना कुछ सिखाती है। दोस्तों, शोले मूवी भी हमें कुछ सिखाती है। ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर का शिकार करना, उन्होंने जय और वीरू को हार किया। आपको नहीं घुसना शेयर बाजार में, आप अपनी नौकरी करो, अपना बिजनेस करो, जो भी वहां कमाते हो उसका 10, 20, 25% पैसा स्पेयर करो और निवेश करो अमित पालीवाल और गोविंद सिंघानिया में। ठाकुर साहब ने जय और वीरू को हायर किया था, आप गोविंद सिंघानिया और अमित पालीवाल को हायर करो, आप म्यूचुअल फंड कंपनी को हायर करो। दोस्तों, आपके घर में बच्चे होंगे, किसी के घर में 1 होगा, 2 होगा। आप अपने बच्चों, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, दोनों का खर्चा करीब करीब 20,000 रुपए महीना है। ये बच्चे भविष्य में पूछेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, मालूम, उम्मीद नहीं है कि पूछेंगे, क्योंकि अभी से पर लग गए। मैंने इन्हें उड़ना सिखा दिया, ऐसी तालीम दे दी, ये उड़ेंगे, हम रोक नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आज आपको एक बच्चा गोद लेने की बात कर रहा हूं। एक बच्चा गोद ले लो और वो बच्चे पे केवल अपने बच्चों पे जो खर्चा करते हो उसका 25% खर्च करना, 5,000 से लेके 10,000 रुपए महीना। दोस्तों, बच्चे का नाम है म्यूचुअल फंड, एसआईपी। गोद लीजिए, महीने का कुछ पैसा दीजिए, ये बच्चा आपको जिंदगी भर साथ देगा, ये पेपर्स पे आपके साथ अवेलेबल रहेगा। तो दोस्तों,
थैंक यू वेरी मच। आज की प्रेजेंटेशन यही थी। लोगों के बहुत सारे सवाल होंगे, मैं सभी के सवालों को ऑनर करूंगा, जितना मैक्सिमम डेटा दिखा पाऊंगा आंकड़ों के साथ जवाब दूंगा। मौका दीजिए मुझे, सिंघानिया साहब को, आपकी आर्थिक कुंडली पढ़ने का। दोस्तों, मैं लोगों की आर्थिक कुंडलियां बनाता हूं, बिगड़ी हुई सुधारता हूं। कई लोगों को मैंने करोड़पति और वेल्थ क्रिएशन करा के दी है। मेरा नाम अमित पालीवाल है। आज की मीटिंग सिंघानिया साहब के नाम है। सिंघानिया साहब का नंबर स्क्रीन पे है 9990549102। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। डिस्क्लेमर एक बार फिर से स्क्रीन पे है। थैंक यू वेरी मच। द प्रेजेंटेशन इज ओवर नाउ। ओवर टू यू सिंघानिया साहब। आप लोगों के जो सवाल है मैं स्वागत करता हूं जी। अब आप सवाल खुल के पूछ सकते हैं जी। थैंक यू सो मच अभिषेक, अमित जी, इतना वंडरफुल सेशन आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद। थैंक यू आप सबको। आज मीटिंग के दिन, संडे के दिन 80 लोग सुबह सुबह मीटिंग में अवेलेबल है, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, अब हम अभिषेक जी से पूछना चाहेंगे। अभिषेक जी, अगर आपके कोई क्वेश्चन रहते हैं आप प्लीज पूछ सकते हैं। नहीं सर, ऑल आंसर्ड एंड थैंक्स अमित सर। बट एक मेरा सुझाव था, बस अब जब भी आप कहीं पर भी जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो जैसे सिक्के का हर हमेशा दो पहलू होता है, राइट? दिस इज फॉर ऑल, राइट? मैं मुझे लगता है मैं उसको बारे में करूँ। सिक्के का हमेशा दो पहलू होता है। आप जहां पे आप ग्रोथ दिखा रहे हो ना, आपको एक डेटा उसके साथ साइड बाय साइड टेबल में ही आप दिखा रहे हो, आप प्रेजेंटेशन दिखा तो आप साइड में एक टेबल में भी ना एक डाउन का भी दिखाओगे, तब आप दोनों को कंपेयर करके बताओगे भैया दिस इज द थिंग, राइट? एक जगह पे 15% का ग्रोथ है, एक जगह पे 10, एक जगह पे 5% का डाउन है। तो 15 + 5 एंड प्लस जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, उससे क्या होता है ना, यूजर को ये समझ में आता है कि भाई साहब आपने ग्रोथ का तो दिखा ही रहे हैं, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहे हो। हर हमेशा पॉजिटिव जाना। मुझे लगता है कि हमें नेगेटिव को भी साथ में लेके चलना चाहिए। दैट्स ओनली वाज माय सजेशन, बट एनीवे द एंटायर presentation was wonderful and definitely it will work for every common people. In double quotes, it will work for every common people in the sense जो कि ब्रेड एंड बटर के लिए परेशान रहते हैं, राइट? अब अगले बच्चे का अगले टर्म का अगले सेमेस्टर का उसका फी देना, उसके लिए लोग परेशान रहते हैं, राइट? तो उसके लिए अगर इस तरीके का कोई चीज है तो हम आगे ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। थैंक यू अमित सर एंड थैंक यू गोविंद जी। और मुझे जहां तक हाँ इंटायर प्रेजेंटेशन में मुझे जहां पे भी ऐसा कुछ लगा कि मुझे कुछ पूछना चाहिए था, मैंने पूछा। आई डोंट नो अबाउट ऑल द थिंग्स नाउ। इट वाज अर्लियर 75, नाउ इट इज 66 पीपल हियर एंड आप दो को हटा दें तो 64% आर अवेलेबल। अगर इनके पास कोई भी क्वेश्चन होगा देन डेफिनेटली दैट विल हेल्प मी एज वेल, राइट? नहीं प्लीज, बाकी सबसे भी गुजारिश है, किसी भी पार्टिसिपेंट्स के कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपको अनम्यूट पे कर देंगे। हाँ, प्रदीप अग्निहोत्री साहब कुछ पूछना चाहते हैं। आर्यन, आप इनको अनम्यूट कर दीजिए सर को। चलो, मैंने सर आप लोगों के कुछ सजेशन हो या फीडबैक हो या कोई ऐसा क्वेश्चन हो आप पूछ नहीं पा रहे तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। प्लीज। चैट बॉक्स मेरे सामने स्क्रीन पे है। सिंघानिया साहब एक बार अपना नंबर भी बता दीजिए स्क्रीन पे। अमित जी, नंबर मेरा सभी के पास है। नंबर मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। मैं निकल जाऊंगी, बार-बार कहने नहीं आऊंगी। दोस्तों मैं एक बार फिर राजीव जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सब करते हो, किचन खराब करते हो। हेलो, हाँ जी हमेशा खाना हुआ खिला के जैसे हम लोग करते हैं। ये सारा प्रदीप जी, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। I just wanted to know how much and whether it should be done in stages with respect to the LIC IPO. सर LIC IPO में एक लॉट करीब 14,500 का रहेगा और यदि आप किसी कंपनी का डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं तो मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता कि आप अपने टोटल पोर्टफोलियो का 10% से ज्यादा एक कंपनी में निवेश करें, चाहे वो कितनी ही अच्छी कंपनी क्यों ना हो। तो अगर आपके पास 1 लाख रुपए निवेश करने के लिए है, आप 10 से 15 हजार रुपए डालिए, ज्यादा मत डालिए।
पैसे को हमेशा बांट के रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड बेहतर विकल्प है, LIC जैसी बड़े जहाज में आप पार्क कर सकते हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो के 10% ऊपर मत डालिए। Means not more than 10 to 15% of your total plan of investment. Yes sir, should not be invest more than 10 to 15%. Okay, and what is the growth rate for expected? सर देखिए, जो कंपनी छोटी और मझोली होती हैं वो सालाना 35-40% की भी ग्रोथ दे सकती हैं, लेकिन जो सरकारी कंपनियां और बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें आप 10 से 15%, बहुत ज्यादा हुआ 12, 13, 15, 16% से ऊपर की ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़ा जहाज है, बड़ी कंपनी है, मुझे नहीं लगता 7 से 15% से ज्यादा का रिटर्न यहाँ बन पाएगा, इसलिए मैंने 15% के हिसाब से कैलकुलेशन दिखाई है। लेकिन ये मान के चलिए कि जब आप LIC का एक शेयर खरीदते हैं या एक लॉट खरीदते हैं तो पूरी इकोनॉमी में सबसे बड़ी कंपनी दिन भर जो काम करती है LIC की टीम, वो आपके लिए काम करेंगे। तो बड़ी कंपनी का शेयर होल्डर होने से रेट ऑफ रिटर्न कम मिलता है लेकिन स्टेबिलिटी रहती है। तो आप 15-14-15% का सालाना ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। जी Thank you. दोस्तों, मैं एक बार फिर बता दूं, ये वीडियो ऑफिशियली गोविंद सिंघानिया जी के YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगा। आप लोग इसे दोबारा देखना चाहें देख सकते हैं, आंकड़े स्टडी करना चाहें कर सकते हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड से भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि एक आम आदमी 100 रुपए से भी शेयर बाजार में निवेश कर सकता है, क्या लेवल के रिटर्न शेयर बाजार में बनते हैं, नॉन लॉक इन वाले प्रोडक्ट भी होते हैं। एक अभिनव आनंद जी का सवाल है, LIC का लिस्टिंग के दिन क्या प्राइस एक्सपेक्टेड है? सर लिस्टिंग दिन कुछ नहीं होने वाला, जितने रुपए का शेयर लॉन्च होगा उतने रुपए में लिस्ट होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कंपनी ऐसी थी जो पहले दिन डबल हो गई, उस लेवल का ग्रोथ यहाँ नहीं आएगा। जी, और किसी का कोई सवाल? सिंघानिया साहब, कभी कभी क्या होता है कि लोग ना पब्लिक फोरम में अपने नहीं ठीक है, आप जो भी लोग डायरेक्ट वाले सर मैंने ना एक बार सबको म्यूट कर दिया क्योंकि वो ऐसा हो रहा था कि किसी का डबल माइक ऑन था, दो सिस्टम। नहीं, गोविंद जी का ही है। नहीं, गोविंद जी का ही है। गोविंद अच्छा। जी गोविंद जी दो तरफ से ऑनलाइन। हाँ, तो इसलिए मैंने सबको म्यूट का कमांड दोबारा से दे दिया ताकि मेरी आवाज सुनाई दे सके। राइट, इसलिए इको हो रहा है। गोविंद जी आप एक से लॉग आउट हो जाइए। अभिषेक जी, आपका सवाल था लिस्टिंग का, तो लिस्टिंग गेन नहीं मिलेगा। जिस भाव पे LIC का IPO अलॉट होगा वही आपका लिस्टिंग प्राइस होगा। हाँ, ऐसा मैंने सुना है कि 10% का डिस्काउंट मिल सकता है, क्योंकि आज से पहले जब भी सरकारी कंपनी के शेयर बेचे गए हैं, सरकार ने 5 से 10% का डिस्काउंट रिटेल इन्वेस्टर को दिया है। तो ये हो सकता है कि यदि 2000 का शेयर का प्राइस है तो आपको 1800 में अलॉटमेंट हो तो आपका डे 1 पे 10% का प्रॉफिट बन जाए। इससे ज्यादा ग्रोथ मुझे शॉर्टर पीरियड में होने की उम्मीद नहीं है। IPO की डेट एक सज्जन ने पूछी है। राइट, थैंक्स, बट दैट वाज नॉट माय क्वेश्चन, दैट वाज क्वेश्चन फ्रॉम अभिनव आनंद। अच्छा, अभिनव आनंद जी का था, ओके। एक विजेंद्र सिंह जी का सवाल है IPO का डेट। दोस्तों, IPO लॉन्च होना था 10 मार्च के लगभग, जो सेबी के पास पेपर फाइल किए गए थे। उसके तहत 12 मई की लास्ट डेट है जिसमें LIC अपना IPO ला सकती है पुरानी फाइलिंग के हिसाब से। लेकिन शेयर बाजार में उथल पुथल हुई, यूक्रेन का क्राइसिस हुआ तो LIC ने कदम पीछे खींच लिए। अभी भी मुझे उम्मीद है यूक्रेन क्राइसिस जब तक शांत नहीं होता शायद LIC अपना IPO पोस्टपोन कर देगा। एक बार शेयर बाजार में वो जो स्थिरता आ जाए, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जो उथल पुथल चल रही है वो ठीक हो जाए, उसके बाद ही आने की उम्मीद है। अनिल कुमार जी का पूछना, IPO की डेट क्या रहेगी? सर अभी तक 12 मई टेंटेटिव है, लेकिन ये श्योर नहीं है, क्योंकि जब तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिरता नहीं आती तब तक कोई भी कंपनी IPO लाने का रिस्क नहीं लेगी। और LIC का IPO भारत सरकार की साख है, आते ही प्राइस गिर जाए तो हमारी इमेज खराब होगी भारत सरकार की, पूरे भारत की। इसलिए सरकार इसे इस तरह के अनियमितता वाले माहौल में नहीं लाएगी, जब स्टेबिलिटी होगी तभी आएगा। जी सर प्रवीण जी का कोई क्वेश्चन है, उन्होंने हैंड रेज किया हुआ। आनंद जी, एक बार सबको अनम्यूट कर दीजिए। प्रवीण अग्रवाल। मैंने कमांड दे दी है, जो भी व्यक्ति चाहे वो अपने आप को अनम्यूट करके खुद सवाल पूछ सकते हैं। सिंघानिया साहब, कभी कभी क्या होता है कि लोग पब्लिक फोरम में अपने सवाल नहीं पूछते, तो जो लोग आज मीटिंग में हैं, हमें काम करते हैं। जी विक्रांत जी पूछिए। हाँ जी, पूछिए विक्रांत जी।
प्रवीण जी, सौरभ जी पूछिए। हाँ अमित जी, मेरा मेरा क्वेश्चन जैसे बैलेंस फंड। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए सर, सुनाई दे रहा है, बताइए। हाँ जी, जैसे बैलेंस फंड में देखते हैं तो 70% तो वो इक्विटी वगैरह में ही डाल देते हैं, तो हमें डेट उसमें इक्विटी बैलेंस फंड सही रहता है। सर मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। एक बैलेंस फंड होता है, एक बैलेंस एडवांटेज फंड होता है। तो बैलेंस फंड तो 65% शेयर बाजार में ही रखेगा, लेकिन बैलेंस एडवांटेज फंड क्या करते हैं कि उनके पास ऑप्शन होता है शेयर बाजार में 65% से भी कम कर सकते हैं। और आज की डेट में मोस्टली बैलेंस फंड का इक्विटी एक्सपोजर 50-55% है, और जैसे जैसे शेयर बाजार ऊपर जाता है वो 10-10% करके शेयर बाजार से बाहर निकलते जाते हैं, और जैसे जैसे शेयर बाजार नीचे जाता है थोड़ा थोड़ा करके इंसर्ट करते चले जाते हैं। मैंने बैलेंस फंड में 10 से 12% की ग्रोथ दिखाई है, जबकि एक्चुअल में अगर मैं डेटा दिखाऊं तो बैलेंस फंड का, सभी बैलेंस फंड का एवरेज ग्रोथ रेट अगर सबका मिला लूं अच्छा बुरा तो करीब करीब 14% है। तो आप बैलेंस फंड में ये मत सोचिए कि 100% इक्विटी है। वो 100% शेयर बाजार में जाता है तब जब शेयर बाजार पूरी तरह से गिर चुका होता है। और एक सवाल है कुणाल वशिष्ठ जी का, एनपीएस गुड ऑप्शन, नो हाउ कंपेयर एनपीएस अगेंस्ट एनी रिटायरमेंट प्लान। सर एनपीएस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, हालांकि उसमें एक लॉक इन है और पैसा विड्रॉ करते हुए कम्यूटेशन का रूल है कि 33% से ज्यादा नहीं मिलेगा, बाकी का कंपल्सरली पेंशन ही मिलेगा। बट स्टिल किसी और इन्वेस्टमेंट से आप कंपेयर करें तो आज की डेट में एनपीएस 50-55% तक शेयर बाजार में लगा रहा है, जिसकी बदौलत पिछले 5 साल के एनपीएस के रिटर्न करीब करीब 11% सालाना है। तो मैं एनपीएस को ठीक समझता हूं अगर आपको सच में पेंशन प्लान ही चाहिए तो। अदरवाइज अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ग्रोथ चाहिए, तो एनपीएस में एक तो लॉक इन है, और लॉक इन के बाद भी आपका पूरा पैसा नहीं निकलता है, कम्यूटेशन का रूल है। तो म्यूचुअल फंड उससे मुझे बेहतर लगता है। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि अगर मैं निवेश करूंगा तो एनपीएस की बजाय म्यूचुअल फंड में जाऊंगा। व्हाट इज रेवेन्यू ग्रोथ फॉर एलआईसी इन लास्ट 3 ईयर? सर एलआईसी का रेवेन्यू ग्रोथ लास्ट ईयर डेटा मेरे पास नहीं है, पर उनका जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल हुआ तो उसके तहत मेरे ख्याल से उनका सालाना ग्रोथ करीब करीब 14% का रहा होगा, और एक बड़ी कंपनी में यही ग्रोथ आती है। हालांकि 3 और इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो शेयर बाजार में लिस्टेड है, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। इनका पूरा डेटा अवेलेबल है, क्योंकि एक बार शेयर बाजार में शेयर लिस्ट हो जाता है तो सारा डेटा पब्लिकली ओपन करना पड़ता है। एलआईसी का पूरा डेटा पब्लिकली ओपन नहीं हुआ, सिर्फ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में है। एक बार शेयर लॉन्च हो जाएगा तो उनके लिए बॉन्डेशन हो जाएगी अपना पूरा डेटा पब्लिकली डिस्क्लोज करने की, जो अभी नहीं है जी। और किसी सज्जन का कोई सवाल? सिंघानिया साहब मेरे ख्याल से अब खत्म करते हैं, क्योंकि अगला सेशन भी है और बाकी के जो सवाल होंगे हम पर्सनली ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और कोई भी क्वेश्चन होगा हम 1-to-1 आपसे मंडे को डिस्कस कर लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गोविंद जी, थैंक यू अमित सर, वंडरफुल सेशन एंड यस रियली हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित जी, थैंक यू अमित जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आरन क्लोज कर दो।